हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान सभा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका प्रमुख कार्य क्या था। संविधान सभा का प्रमुख कार्य क्या था? भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। तो संविधान सभा का प्रमुख कार्य क्या था? भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। और संविधान सभा की देखा जाए भारतीयों द्वारा कब मांग की जाती है, तो भारतीयों द्वारा प्रथम बार देखा गया कि एक साम्यवादी नेता एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में संविधान सभा की बात कही जाती है। इनके द्वारा एक संविधान सभा की मांग की जाती है। आगे चलकर कांग्रेस द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा 1935 में कहा गया कि संविधान सभा, भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, और जिसका कार्य क्या है? भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। तो कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कब की जाती है, ऑफिशियल डिमांड कब की जाती है? 1935 में। और आगे चलकर 1938 में पंडित नेहरू द्वारा कहा गया, जो संविधान सभा होगी, संविधान सभा के जो सदस्य होंगे, इनका चुनाव किसके द्वारा होगा? वयस्क मताधिकार द्वारा। तो संविधान सभा जो गठित की जाएगी, उनका चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। और यह बात किसके द्वारा कही जाती है? पंडित नेहरू के द्वारा। तो वयस्क मताधिकार अर्थात संविधान सभा के जो सदस्य चुने जाएंगे, वह भारतीय जनता द्वारा चुने जाएंगे, और इनका जो चुनाव होगा डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होगा। तो यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही जाती है पंडित नेहरू द्वारा, और कहा जाता है जो संविधान सभा के जो सदस्य चुने जाएंगे वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाएंगे। लेकिन जब संविधान सभा का गठन किया जाता है आगे, तो उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से सदस्य चुने गए थे। तो पंडित नेहरू द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन की बात की जाती है, जबकि संविधान सभा के का जो गठन हुआ था आगे चलकर इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से हुआ था। तो एक तरफ भारतीयों द्वारा संविधान सभा की मांग की जा रही थी। पहली बार एम.एन. रॉय ने विचार दिया संविधान सभा का। आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा 1935 में डिमांड की जाती है कि भारत के लिए एक संविधान सभा हो, और संविधान सभा का कार्य क्या हो? भारत के लिए संविधान का निर्माण करे। आगे चलकर पंडित नेहरू द्वारा 1938 में क्या कहा गया? जो संविधान सभा होगी, तो उसके जो सदस्य होंगे वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाएंगे या डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जाएंगे। लेकिन जब संविधान सभा का गठन किया जाता है आगे चलकर, उसमें जो सदस्य चुने गए थे इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुने गए थे। तो एक तरफ भारतीयों द्वारा डिमांड की जा रही है संविधान सभा की, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों द्वारा क्या, या ब्रिटिश द्वारा क्या प्रयास किया गया इस दिशा में, उसको हम देखेंगे। तो अंग्रेजों द्वारा जो पहला प्रयास किया गया, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, और इसके माध्यम से कहा गया कि भारत के लिए युद्ध के उपरांत एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो लॉर्ड लिनलिथगो उस समय जो वायसराय थे या गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, उनके माध्यम से कहा गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा युद्ध के उपरांत। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कहा गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा गठित की जाएगी, और इस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, और वह समय है 1940। तो ब्रिटिश द्वारा पहली बार सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की बात की जाती है अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। आगे चलकर भारत में क्रिप्स मिशन आता है, और वह समय है, क्रिप्स मिशन का समय है 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आ जाता है। और क्रिप्स मिशन भी क्या करता है कि क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा जाता है कि भारत के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा गठित की जाएगी, और जो संविधान निर्मात्री सभा होगी उसके जो मेंबर होंगे, मेंबर क्या होंगे? अंशतः निर्वाचित होंगे और अंशतः मनोनीत होंगे। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा जाता है कि युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, एक संविधान सभा का गठन तो किया जाएगा, लेकिन जो उसके सदस्य होंगे अंशतः निर्वाचित होंगे और अंशतः मनोनीत होंगे। निर्वाचित सदस्य का जो इलेक्शन है, चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? जो प्रांतीय विधान सभा है, प्रांतीय विधान सभा द्वारा चुना जाएगा। तो यहाँ भी इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की जाती है क्रिप्स मिशन के माध्यम से।
और अंशतः जो मनोनीत सदस्य होंगे संविधान सभा में वह किसके द्वारा चुने जाएंगे? जो रियासतें थी, स्वतंत्र रियासतें हुआ करती थी भारत में, उनके जो प्रमुख थे, उनके जो राजा थे, उनके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे कुछ सदस्य। तो क्रिप्स मिशन भी क्या करता है? संविधान सभा की बात करता है और कहा जाता है कि जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा वह अंशतः निर्वाचित होंगे और कुछ मनोनीत सदस्य होंगे संविधान सभा में। तो देखा जाए क्रिप्स मिशन भी क्या है? अगस्त प्रस्ताव का ही विस्तार है क्रिप्स मिशन। हालांकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के विरोध के चलते यह मिशन लागू नहीं हो पाया या इस मिशन को स्वीकार नहीं किया गया। आगे अगला मिशन आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन देखा जाए भारत में कब आता है? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। तो 3 सदस्यों वाली एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा जाता है और कैबिनेट मिशन क्या करता है? वो एक संविधान निर्माती सभा के गठन का प्रस्ताव रखता है। तो कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा जाता है और जो संविधान सभा होगी उसमें कहा गया संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे और जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से निर्वाचित होंगे, 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो हुआ करता था वहाँ से चुने जाएंगे और 93 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे? देशी रियासतों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो यहाँ भी क्या किया गया? जो सदस्य होंगे संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वह क्या होगा? निर्वाचित होंगे और मनोनीत होंगे। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा कहा गया कि संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा उसमें कहा गया कि 389 सदस्य होंगे। तो 389 सदस्यों वाली एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इस 389 में कहा गया 93 सदस्य मनोनीत होंगे और 296 सदस्य निर्वाचित होंगे। 296 सदस्यों में देखा जाए तो कहा गया कि 292 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांत है वहाँ से चुने जाएंगे और 4 सदस्य जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है जिसमें एक है कुर्ग है, एक है दिल्ली है या दिल्ली है और एक है बलूचिस्तान और एक है अजमेर मारवाड़। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था जिसमें एक है कुर्ग है, दिल्ली है, बलूचिस्तान है और अजमेर मारवाड़ है। तो यहाँ के 4 क्षेत्रों से 4 सदस्य चुने जाएंगे और 292 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे? ब्रिटिश प्रांत द्वारा चुने जाएंगे। तो 389 सदस्यों वाली एक संविधान सभा के गठन की बात की गई और कहा गया कि इसमें जो 93 सदस्य होंगे जो रियासतें हुआ करती थी उनके प्रमुख द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और 296 सदस्यों का चुनाव होगा जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से होंगे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे जिसमें कुर्ग है, दिल्ली है, बलूचिस्तान है, अजमेर मारवाड़ क्षेत्र है। अब इनका इलेक्शन किस प्रकार किया जाएगा या सीटों का निर्धारण किस प्रकार किया गया इसको हम समझते हैं। तो जो 389 सीटें हुआ करती थी इन सीटों का निर्धारण किस प्रकार किया गया और इनका इलेक्शन किस प्रकार किया जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, उसको हम समझते हैं। भारत के मैप पर देखा जाए कुछ जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है यह है ब्रिटिश प्रांत। तो जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है यह है सब ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। यहाँ भी जैसे यहाँ पर है मद्रास प्रांत और यहाँ पर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बॉम्बे प्रांत है। इस प्रकार देखा जाए कुल 11 ब्रिटिश प्रांत थे। तो 11 ब्रिटिश प्रांतों से कहा गया कि 292 सदस्य चुने जाएंगे। अब इन प्रांतों में पिछले क्लास के माध्यम से हमने देखा जब संवैधानिक विकास का अध्ययन किया गया तो उन प्रांतों में
विधान सभाएं हुआ करती थी, परिषद हुआ करती थी। परिषद में एक थी विधान सभा। तो प्रांतों में विधान सभा हुआ करती थी और इन विधान सभा का इलेक्शन या चुनाव किस प्रकार किया जाता था? जो विधान सभाएं थी उनका इलेक्शन भारत की जनता द्वारा किया जाता था, जिसमें 10% आबादी को इलेक्शन या चुनाव करने का, मतदान देने का अधिकार था। 10% जो विधान सभाएं हुआ करती थी विभिन्न प्रांतों में, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम मद्रास प्रांत ले रहे हैं, मद्रास प्रांत में जो विधान सभा है उसमें जो सदस्य चुने जाएंगे जनता द्वारा चुने जाएंगे, जिसमें कहा गया कि 10% आबादी को ही केवल चुनाव करने का अधिकार था। अब विधानसभा में जो सदस्य चुने गए हैं, अब यही क्या करेंगे? विधानसभा में जो सदस्य चुने गए हैं यही क्या करेंगे? जो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य चुने जाएंगे संविधान सभा में, उनका चुनाव करेंगे। तो चुनाव संविधान सभा में जो सदस्य चुने जा रहे हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनका इलेक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है? उनका चुनाव किसके द्वारा जा रहा है? विधान सभाएं जो हुआ करती थी विभिन्न प्रांतों में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मद्रास प्रांत ले रहे हैं, मद्रास प्रांत में जो विधान सभा है उसके सदस्य क्या करेंगे? संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव करेंगे। और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? जनता द्वारा चुना गया था, जिसमें 10% आबादी को चुनाव करने का अधिकार था या मतदान करने का अधिकार था। तो एक प्रकार देखा जाए, जो सदस्य चुने जा रहे हैं ब्रिटिश प्रांत से संविधान सभा के लिए, जनता द्वारा नहीं चुने जा रहे हैं, डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जा रहे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुना जा रहा है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से इन सदस्यों का चुनाव होगा, जो ब्रिटिश प्रांत या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से सदस्य चुने जाएंगे। तो इनका चुनाव किस प्रकार किया गया? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा सदस्य चुने जाएंगे। तो 296 सदस्य का जो इलेक्शन होगा वह किसके द्वारा होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होगा। और आप इनका चुनाव कौन करेगा? जो प्रांतों की विधान सभाएं थी उनके द्वारा चुने जाएंगे। और 93 सदस्य कहाँ से मनोनीत? 93 सदस्य मनोनीत होंगे। तो यहाँ पर जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? रियासतें हैं। रियासतों के, जैसे यहाँ पर है मैसूर रियासत, यहाँ पर है त्रावणकोर रियासत। तीन रियासतों के जो प्रमुख हुआ करते थे, प्रत्येक रियासतों में प्रमुख द्वारा जो 93 सदस्य चुने जाएंगे, हर रियासतों से इनके द्वारा क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। तो इसके द्वारा जो 93 सदस्य हैं मनोनीत किए जाएंगे, किसके द्वारा? रियासतों के प्रमुख द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और सीटों का जो निर्धारण किया गया, जैसे यहाँ पर है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत में जो सीटों का निर्धारण किया गया, या अन्य प्रांतों में जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे उनमें सीटों का निर्धारण किस प्रकार किया गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट को रखा गया। यदि मान लिया जाए यह संयुक्त प्रांत है, यहाँ पर कुल 5 करोड़ आबादी है, तो कुल सीटों की संख्या कितनी होगी? 50 होगी। तो संविधान सभा में कहा गया जो प्रांत होंगे उनके सीटों का निर्धारण किस प्रकार किया गया? आबादी के हिसाब से किया गया। आबादी में 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित किया गया। और एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम मान लें, यह संयुक्त प्रांत को हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, मान लिया संयुक्त प्रांत में कुल 50 करोड़ आबादी है, तो सीटों की संख्या कितनी होगी? 50 होगी। और इन सीटों को 3 वर्गों में डिवाइड किया जाएगा उनके जनसंख्या के आधार पर। 3 वर्ग कौन थे? एक था सामान्य वर्ग, एक है सिख वर्ग और एक है मुस्लिम वर्ग। तो इनकी जनसंख्या के आधार पर जो 50 सीटें हैं, इनकी जनसंख्या के आधार पर इनको डिवाइड किया जाएगा सामान्य, सिख और मुस्लिम वर्ग में। और यदि मान लिया जाए सामान्य वर्ग की आबादी कितना है? 50% है, तो इनकी सीटों की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। और इनकी मान लिया जाए सिखों की जो है आबादी कितना है? 25% है, तो इनके सीटों की संख्या कितनी होगी? मान लिया 20 है, तो सीटों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। और यदि इनकी आबादी 30 है, तो इनकी सीटों की संख्या कितनी होगी? मुस्लिमों की आबादी 30% है, तो इनके सीटों की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। तो इस प्रकार सीटों का निर्धारण किया गया। तो
कैबिनेट मिशन के अंतर्गत देखा गया जो मुख्यतः जो बातें की गई, जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा, 389 सदस्यों वाली एक संविधान सभा होगी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित होंगे और 4 सदस्य संयुक्त आयुक्तों, मुख्य आयुक्तों से निर्वाचित होंगे। तो 296 सदस्यों का निर्वाचन होगा और 93 सदस्य देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत होंगे और इनका जो चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। जो सदस्य होंगे अंशतः अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे और कुछ सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 93 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे। और प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने होंगे। तो हमने देखा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किया गया और संविधान सभा का जो चुनाव होगा प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों से किया जाना था। तो इसके बारे में हमने ऊपर समझा कि जो प्रांतीय विधानसभाएं हुआ करती थी इनके द्वारा चुनाव किया जाएगा, जो संविधान सभा में सदस्य चुने जाएंगे और इन सदस्यों को 3 वर्गों में बांटा गया, सामान्य वर्ग, मुस्लिम वर्ग और सिख वर्ग। जो प्रांत हुआ करते थे उनको जो सीटें निर्धारित की गई 3 वर्गों में डिवाइड किया गया, प्रत्येक वर्ग क्या करेगा, अपना प्रतिनिधि भेजेगा। तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन में और कहा गया जो चुनाव होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाना था। तो एक तरफ है चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुना जाएगा और कहा गया कि इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया जाएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रणाली का प्रयोग वर्तमान में राष्ट्रपति के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव में किया जाता है। इसके अलावा अन्य चुनाव में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसको हम राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कैबिनेट मिशन में हमने देखा कि जो 389 सदस्यों वाली एक सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे। अब कैबिनेट मिशन की योजना के बाद इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम में देखते हैं क्या होगा। आगे चलकर कैबिनेट मिशन योजना के तहत 296 सीटों पर चुनाव होता है। 296 सीटों में कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं और अदर के खाते में 15 सीटें आती हैं। तो संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें 93 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे और 296 सीटों पर क्या किया जाता है, चुनाव कराया जाता है। 296 सीटों में देखा गया कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त होती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त होती हैं और अदर के खाते में 15 सीटें मिलती हैं। तो इस प्रकार देखा गया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कराया गया और संविधान सभा बनकर तैयार होगी। अब यह संविधान सभा की बैठक प्रारंभ होगी। तो प्रथम 3 बैठकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो संविधान सभा की जो प्रथम 3 बैठक थी उसके बारे में समझेंगे। तो पहली बैठक संविधान सभा की कब होती है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और पहली बैठक में 211 मेंबर शामिल होते हैं, जबकि संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों का निर्धारण किया गया था, लेकिन पहली बैठक में 211 सदस्य शामिल होते हैं। उसके पीछे कारण क्या था कि जो मुस्लिम लीग थी, पाकिस्तान की मांग के चलते मुस्लिम लीग क्या करती है, संविधान सभा का बहिष्कार करती है और प्रारंभ में देशी रियासतें भी क्या है, संविधान सभा से अपने आप को बाहर रखा। जो देशी रियासतें थी जिसमें 93 सीटें निर्धारित की गई थी, ये भी संविधान सभा से अपने आप को अलग कर लिया था प्रारंभ में। तो इस प्रकार देखा गया जो प्रथम बैठक होती है 211 मेंबर थे और इसी बैठक के माध्यम से एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जाता है। और यह जो प्रावधान लिया गया या जो प्रक्रिया अपनाई गई, कहाँ से अपनाई गई थी, फ्रांस से। तो फ्रांस की तर्ज पर पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। अब हम दूसरी बैठक के बारे में देखें। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 से।
तो दूसरी बैठक प्रारंभ होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। और डॉक्टर यस्सी मुखर्जी और बीटी कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और दूसरी बैठक में ही बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना जाता है। तो सेकेंड बैठक के में क्या किया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, और डॉक्टर यस्सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में, और बीटी कृष्णमाचारी को भी उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अगली बैठक 13 दिसंबर 1930 बैठक संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को शुरू हुई, और इसी बैठक में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो इस बैठक में 13 दिसंबर 1946 को जो हुई, पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, इसके बारे में चर्चा होती है। और उद्देश्य प्रस्ताव ही जो है वर्तमान जो प्रस्तावना है, उद्देश्य क्या है, उसका आधार बनता है। तो प्रस्तावना में कुछ बिंदु उद्देश्य प्रस्ताव से दिखाई देते हैं। और उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। तो संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया जाता है, और प्रस्तुत कब किया जाता है? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। तो हमने संविधान सभा की जो प्रथम 3 बैठकें थी उसके बारे में अध्ययन किया। प्रथम बैठक में देखा गया कि एक सदस्य के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, और इसमें 211 मेंबर शामिल थे, और मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है। जो संविधान सभा की बैठकें होती हैं मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया जाता है, और देसी जो रियासतें थी उनके द्वारा भी बहिष्कार किया गया। आगे इधर क्या है, पाकिस्तान की मांग चल रही थी मुस्लिम लीग द्वारा, और 3 जून 1947 के द्वारा 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान के तहत पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। तो भारत से पाकिस्तान अलग कर दिया जाएगा आगे, और इसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 पारित किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 में पारित किया जाता है। इसमें क्या प्रावधान किए गए संविधान सभा से संबंधित? तो इसमें कहा गया कि जो संविधान सभा है उसको पूर्णतः क्या कर दिया गया? संप्रभु निकाय बना दिया गया। अर्थात जो संविधान सभा है अब वह कोई भी फैसला लेने में स्वतंत्र है, उस पर बाह्य दबाव से मुक्त कर दिया गया संविधान सभा को। अर्थात ब्रिटिश प्रभाव को खत्म कर दिया जाता है, और संविधान सभा को संप्रभु निकाय बना दिया गया, और कहा गया जो सदस्य हैं अब स्वतंत्र होकर कोई भी फैसला ले सकते हैं, इस पर कोई बाह्य दबाव नहीं रहेगा। और दूसरा प्रावधान क्या किया गया? जो संविधान सभा है अब क्या करेगी? एक विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी। तो जो संविधान सभा है अब वह विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी। जब यह संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी तो क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी, और जब विधायिका के रूप में क्या करेगी? देश के लिए विधि बनाएगी। तो देश के लिए विधि बनाएगी, और एक तरफ है कि संविधान का निर्माण करेगी। तो इसके माध्यम से कहा गया जो संविधान सभा है अब विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी और देश के लिए कानून बनाएगी। जब यह विधायिका के रूप में कार्य करेगी उसके अध्यक्ष कौन होंगे? जीवी मावलंकर होंगे। तो जीवी मावलंकर उसके अध्यक्ष होंगे। और जब यह संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे।
और तीसरा प्रावधान क्या किया जाता है भारतीय 18 जुलाई 1947 में तीसरा जो प्रावधान किया गया कि मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन के बाद अर्थात पाकिस्तान को अलग होने के बाद जो सदस्यों की संख्या अब कितनी रह गई, 299 रह गई। पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 सदस्य थे। अब सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, 299, जिसमें 70 सदस्य क्या होंगे, देसी रियासतों से होंगे जो मनोनीत किए गए थे, और 229 सदस्य प्रांतों और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे। यहाँ सदस्यों की संख्या 389 से घटकर अब कितनी रह गई, 299 रह गई, और जिसमें 229 प्रांतों से होंगे और देसी रियासतों से 70। पहले देसी रियासतों से सदस्यों की संख्या कितनी थी, 93 थी, और प्रांतों में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को मिलाकर तो सदस्यों की संख्या थी 296। तो हमने देखा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या किया गया, संविधान सभा से संबंधित कुछ प्रावधान किए जाते हैं, जिसमें कहा गया कि संविधान को संप्रभु निकाय के रूप में घोषित कर दिया गया, और संविधान सभा क्या करेगी, विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी। और जब विधायिका के रूप में कार्य करेगी तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे, JB मावलंकर होंगे, और जब संविधान निर्माण के में कार्य करेगी तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे, राजेंद्र प्रसाद होंगे। और 389 सदस्यों के स्थान पर अब सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, 299 रह गई, जिसमें 70 देसी रियासतों से और 229 चीफ कमिश्नरी और प्रांतों से होंगे। तो अब तक हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 में जो पारित किया गया था उसके बारे में देखा, उसमें कुछ प्रावधानों के बारे में अध्ययन किया। अब हम संविधान सभा से संबंधित कुछ जो समितियां थीं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो समितियों की बात की जाए, कुल मिला के 22 समितियां थीं। 22 समितियों में 8 बड़ी समितियां थीं। 8 बड़ी समितियों में देखा जाए कौन कौन समितियां थीं और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित जो कार्य समितियां थीं उसमें 8 बड़ी समितियों में देखा जाए और उनके अध्यक्षों के बारे में देखा जाए तो जो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति और राज्य समिति, तो 3 समितियां थी बड़ी इसमें, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, और सरदार पटेल को प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो सरदार पटेल को प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। मूल अधिकारों से संबंधित एक उप समिति थी, मूल अधिकारों से संबंधित एक उप समिति थी, और उप समिति का जो अध्यक्ष चुना गया किसे, JB कृपलानी को। और अल्पसंख्यकों से संबंधित एक उप समिति थी इनकी, जिसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। तो मूल अधिकारों से संबंधित एक उप समिति थी और अल्पसंख्यकों से संबंधित एक उप समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी और SC मुखर्जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो डॉक्टर जो बड़ी समितियों में देखा जाए संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो इस प्रकार हमने देखा जो बड़ी समितियां थीं, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य समिति का जो अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, पंडित नेहरू को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकारियों अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। इनकी उप समितियां भी थी मूल अधिकारों की और अल्पसंख्यकों की, जिनके अध्यक्ष थे JB कृपलानी और SC मुखर्जी। संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके अलावा कुछ छोटी समितियां थीं, प्रमुख छोटी समितियों की बात कर ली जाए। एक है संविधान सभा के कार्य, संविधान सभा के कार्य समिति जिसके अध्यक्ष थे JB मावलंकर थे, और एक है कार्य संचालन समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर KM मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया, और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी और तदर संबंधी अध्यक्ष जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कुछ प्रमुख छोटी समितियों की में देखा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे। और बड़ी समितियों में एक जो सबसे प्रमुख समिति थी वह थी प्रारूप समिति। अब हम प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा जान लें। प्रारूप समिति में देखा जाए
कुल 7 मेंबर थे। तो प्रारूप में समिति में 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में देखा जाए तो इनका संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन उस क्षेत्र को पाकिस्तान विभाजन के बाद वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। दोबारा इनका चुनाव होता है किस प्रांत से? बम्बई प्रांत से। तो पहले ही बार इनको चुना गया था संविधान सभा में बंगाल प्रांत से, दोबारा बम्बई प्रांत से चुना जाता है इनको। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इन्हें संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। अन्य सदस्यों की बात की जाए संविधान सभा में, अन्य सदस्यों में थे मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी। B.L. मित्तल की जगह पर एन माधव राव को नियुक्त किया गया। तो B.L. मित्तल पहले संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे देते हैं। इनके स्थान पर एन माधव राव को चुना जाता है। और D.P. खेतान की जो है 1948 में निधन हो जाता है, उनके स्थान पर T.T. कृष्णाचारी को चुना जाता है। तो प्रारूप समिति में देखा गया 7 मेंबर थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया जाता है। और प्रारूप समिति का गठन कब किया जाता है? 29 अगस्त 1947 किया जाता है। और इनका कार्य क्या था कि जो संविधान है, जो संविधान की ड्राफ्टिंग करना या प्रारूप तैयार करना, इसे कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। और जब संविधान का प्रारूप तैयार हुआ तो इसको वाचन के लिए रखा जाता है, जिसमें 3 वाचन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाचन प्रारंभ होता है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में। तो फर्स्ट वाचन में जो संविधान का प्रारूप है पेश किया जाता है और इस पर क्या होता है? आम चर्चा होती है, आम बहस होती है। आगे द्वितीय वाचन में इसको प्रस्तुत किया जाता है। जब द्वितीय वाचन में क्या किया जाता है? खंडवार चर्चा होती है, खंडवार विचार किया जाता है। इस प्रारूप, संविधान के प्रारूप या संविधान के मसौदे पर खंडवार विचार किया जाता है। और उसी समय क्या किया गया कि, और यह जो द्वितीय वाचन था 15 नवंबर से 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और द्वितीय वाचन इसी के मध्य कम से कम 7,653 सुझाव दिए। इन 7,653 सुझावों में केवल 2,473 सुझावों पर चर्चा होती है या बहस होती है। और तीसरा वाचन में क्या किया गया? जो प्रारूप है संविधान सभा का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया जाता है 14 नवंबर। और इसको पारित कब किया जाता है प्रारूप को? 26 नवंबर 1949 को। तो इस प्रकार देखा गया जो संविधान है, जो संविधान का प्रारूप है, कब पारित कर दिया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार कर लिया जाता है संविधान सभा द्वारा, और इस पर लोगों द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। और उस समय जब यह संविधान स्वीकार किया जाता है 299 सदस्यों में केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। लेकिन संविधान को लागू कब किया जाता है? संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि भारत का स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसी के आधार पर 26 जनवरी को 1950 को संविधान को लागू किया जाता है। लेकिन स्वीकार कब किया जाता है संविधान को? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा। लेकिन 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान तत्काल लागू कर दिए जाते हैं। उन प्रावधानों में जैसे नागरिकता संबंधी जो प्रावधान थे, चुनाव संबंधी जो प्रावधान थे, तदर्थ संसद संबंधी जो प्रावधान थे, और जो अस्थायी संक्रमण उपबंध थे उसको भी लागू कर दिया जाता है इसी दिन। तो देखा जाए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया जाता है और इसके कुछ प्रावधान तत्काल लागू कर दिए जाते हैं। लेकिन संविधान कब लागू किया गया पूर्णतः? 26 नवंबर 1950 को। और संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य बातों को भी हम समझ लें। जैसे संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया?
22 जुलाई 1947 को। और मई 1949 में क्या किया गया, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्वीकार की गई। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान लागू किया गया, स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ। तो संविधान सभा के अन्य कार्यों में देखा जाए तो संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्वीकार की जाती है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान स्वीकार किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव होता है। संविधान सभा से संबंधित जो अन्य बातें हैं, इन संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं को चुना जाता है। 15 महिलाओं में देखा जाए आमो स्वामीनाथन, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल जो कि प्रथम मात्र एक मुस्लिम महिला थी, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और एनी मस्करिनी। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थीं। और संविधान सभा से संबंधित जो अन्य बातें हैं, ये संविधान का निर्माण 2 साल, संविधान के निर्माण में कितना समय लगता है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगता है। इसमें 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। और संविधान के निर्माण में जो कुल खर्च आता है 64 लाख रुपए आता है। और संविधान सभा की कुल जो बैठकें हुई 11, यदि 24 जनवरी 1950 में जो बैठक हुई थी उसको शामिल किया जाए तो कुल 12 बैठकें हुई थी। और जब संविधान लागू हुआ उस समय संविधान में 26 जनवरी 1949 को जब अपनाया गया संविधान, तो उस समय 395 अनुच्छेद आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। तो इस प्रकार देखा जाए जब संविधान स्वीकार किया गया उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। संविधान सभा में सिब्बल लाल सक्सेना ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो आज की क्लास में हमने संविधान सभा के बारे में अध्ययन किया और इसके अंतर्गत देखा कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अनुसार किया जाता है, जिसमें कहा गया कि 389 सदस्य होंगे संविधान के निर्माण के लिए। तो 389 सदस्यों वाली एक संविधान सभा के गठन की बात करता है कैबिनेट मिशन। और आगे चलकर 296 सीटों पर चुनाव कराया जाता है। 296 सीटों में देखा गया कि कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त होती हैं, 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त होती हैं और अदर को 15 सीटें प्राप्त होती हैं। तो हमने संविधान सभा के प्रथम 3 बैठकों के बारे में अध्ययन किया। प्रथम 3 शुरुआत के बैठकों में देखा जाए जो देसी रियासतें थीं, रियासतें शामिल नहीं हुई, लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है उसके बाद देसी रियासतें के जो मनोनीत सदस्य थे संविधान सभा में शामिल होने लगे। तो प्रारंभ में जो देसी रियासतें थी संविधान सभा में नहीं शामिल हुई या संविधान सभा की बैठक में नहीं शामिल हुई। बाद में जब पाकिस्तान को अलग कर दिया गया 18 जुलाई 1947 के बाद देखा गया कि जो देसी रियासतें हैं संविधान सभा में शामिल होने लगी। तो आज की क्लास में हमने संविधान सभा के बारे में अध्ययन किया और इसके अंतर्गत जो प्रमुख बातें थी उसके बारे में जानने का प्रयास किया। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।